नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज शो में हम बात करेंगे गुड फैट और बैड फैट की। फैट यानी वसा को तो आप जानते होंगे, ये भी जानते होंगे कि इस फैट की वजह से मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और अर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। फिर भी क्या आपको पता है कि न्यूट्रिशन में फैट ज़रूरी है? आज अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुड फैट और बैड फैट क्या होते हैं। गुड और बैड फैट किन चीज़ों में मिलते हैं, न्यूट्रिशन से जुड़े मिथकों को समझेंगे। फैट बर्न करने के लिए योग करें या जिम जाएं, इस गुत्थी को भी हम सुलझाएंगे। चलिए, तो इन सवालों के साथ हम हमारे पैनलिस्ट का भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ श्रुति भारद्वाज, सीनियर क्लिनिकल डाइटिशियन, नारायणा हॉस्पिटल अहमदाबाद जुड़ गई हैं। बाकी मेहमान हमारे साथ आने वाले वक्त में जुड़ ही जाएंगे। श्रुति, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और बहुत बड़ा डिबेट है श्रुति फैट को लेकर। एक तो जो फैट शब्द है ना, उसको लेकर एक नेगेटिव कॉनोटेशन भी हो गया है, क्योंकि जब भी किसी ने कह दिया कि आपके शरीर में आपको फैट्स कम करने हैं या आपका फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो लोग उसको नेगेटिवली ही सोचते हैं, उसको अपने वज़न से रिलेट कर लेते हैं, उसको अपनी तमाम बीमारियों के साथ रिलेट कर लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप फैट के सभी कॉम्पोनेंट्स को समझें, सभी एस्पेक्ट को समझें। और क्योंकि आप एक डाइटिशियन हैं, तो सबसे पहले तो हमें एक फैट के बारे में जानकारी दे दीजिए कि फैट किस तरह के होते हैं आपके शरीर में, इसमें से भी गुड फैट कौन सा होता है और बैड फैट कौन सा होता है, जिसको खत्म करना बहुत जरूरी है। थैंक यू श्रद्धा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आपने बहुत सही कहा दैट आज ये बहुत एक स्टेटमेंट बहुत कॉमन हो गया है दैट फैट्स एनिमी है, किसी को वेट रिड्यूस करना है। सो हमारा पहला यही आता है डाइट में दैट एज अ लेमैन कि हमें अपने डाइट में फैट कम करने से हमारा वेट रिडक्शन हो जाएगा। बट अगर हम एक फैट के बारे में देखें, आई विल स्टार्ट की जो हमारे 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम सबने सुना होगा दैट मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में देयर आर 3 मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। सो ये स्टेटमेंट से ही बिल्कुल क्लियर है कि फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट इज अ मेजर, ये एक बहुत मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट है। जितना जरूरतें हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की है, प्रोटीन्स की है, उतना ही जरूरी हमारी बॉडी के लिए फैट भी है। अगर हम फैट के फंक्शंस के बारे में देखें तो फैट हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। बेसिकली जो भी हॉर्मोन्स होते हैं दैट आर आल्सो फैट बेस्ड सब्सटेंसेस। सो हमारे हॉर्मोन्स के सिंथेसिस में भी फैट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट हमारे जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये सबके ट्रांसपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन में भी फैट का बहुत बड़ा रोल है इन आवर बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट फैट एंड क्या क्या मेजर फंक्शंस हैं फैट के। श्रद्धा, यू वांट मी टू ऐड एनी अदर? हेलो, पर बारी बारी करके आएंगे। और यस, इससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम दर्शकों को जो मिथक हैं फैट्स को लेकर और न्यूट्रिशनल डाइट को लेकर, उसके बारे में कुछ जानकारी दे दें। तो कुछ मिथक जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें से सबसे पहले तो डब्बा बंद फल सब्जी से अच्छे ताज़ा फल सब्जी सही न्यूट्रिशन मिलता है। ये एक मिथक है जिसको आगे चलकर हम शो में हमारे पैनलिस्टों के जरिए इस पर जवाब मांगेंगे। साथ ही जो अभी अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी समझाया कि सभी तरह के फैट आपके शरीर के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी फैट्स भी हैं जो आपके डाइट में होने चाहिए। सभी तरह के फैट आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगला मिथक देखिए यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज़ के जो
पेशेंट्स हैं या इसके लिए जो कहा जाता है कि इस तरह के जो मरीज़ हैं उनको फल नहीं खाना चाहिए, उससे उनके वेट पर और उनकी शुगर पर इम्पैक्ट होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में अमीनो एसिड की कमी मददगार होती है, ये भी एक मिथक है जिसको लेकर हम विस्तार से बात करेंगे हमारे पैनलिस्टों के साथ। और एक और मिथ है यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अमूमन ये कहा जाता है, ये सुनने में आता है कि सोया के अधिक इस्तेमाल से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है। इसका भी जवाब लेंगे हमारे पैनलिस्ट से। और ये जो तमाम मिथक हैं, इसके अलावा आपकी जो डाइट है, आपका जो खान पान है, उसमें किस तरह के शख्स को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, अगर किसी तरह की आपकी हेल्थ कंडीशन है या हार्मोनल कंडीशन है आपकी, तो किस तरह से आपको फैट्स का ख्याल रखना चाहिए अपने इनटेक में, इस पर भी हम बात करेंगे एक एक करके। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं। क्या मेरे साथ श्वेता शाह जुड़ गई हैं? श्वेता शाह हमारे साथ जो हैं वो सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। श्वेता, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो डॉक्टर श्रुति ने हमको समझाया काफ़ी विस्तार से कि कैसे गुड फैट और बैड फैट होते हैं आपके शरीर में, जहां पर गुड फैट भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जब भी आप अपने क्लाइंट्स को जब कोई भी डाइट देती हैं, ऑब्वियसली वो केस स्पेसिफिक होता होगा, आप पहले उनसे बातचीत करती होंगी, उनकी हेल्थ कंडीशन आप समझती होंगी, उसके मुताबिक ही आप उनको अब कुछ रेकमेंड करती होंगी। एक न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समझाएं कि फैट्स का कितना महत्व है आपके पूरे डाइट में, और असल में जिसको हम फैट कहते हैं, क्या वो वाकई फैट होता है? बेसिकली ना डॉक्टर श्रुति ने हमें बहुत कुछ फंक्शंस बता दिए फैट के। मुझे सिर्फ एक बहुत ही कॉमन चीज जो हम विटामिन डी, तो आजकल बहुत सारा चला है कि विटामिन डी, जो भी ब्लड रिपोर्ट देखो, एवरी ऑल्टरनेट ब्लड रिपोर्ट इज ऑलवेज लो इन विटामिन डी। पर बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहने से सन हमको इतना सारा, फिर भी पूरी कंट्री को विटामिन डी का इश्यू है। तो विटामिन डी एक्चुअली कहाँ से मिलता है? ये सन को पैकेट्स ऑफ विटामिन डी तो हमको भेजता नहीं है, right? So it is the cholesterol that is under your skin that actually activates the provitamin, and then it converts the vitamin D, and this is how you get the vitamin D. So it is very important that your diet should include ghee or certain kind of fat in your diet. Basically, fat is also required for the absorption of the fat soluble vitamins like vitamin A, D, E, and K. आप इतने सारे सप्लीमेंट्स लेते हो, पर वो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल योर डाइट अगर फैट रिच नहीं होता है। बट अगेन फैट रिच मतलब हमें गुड फैट्स चाहिए, नॉट द ट्रांस फैट्स, नॉट द सैचुरेटेड फैट्स। हमें म्यूफा और प्यूफा, दैट इज मोनो एंड द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो हमें ऑलिव ऑयल से मिलता है, कभी पीनट ऑयल से मिलता है, और मे बी द वॉलनट्स, आमंड्स, नट्स, सीड्स, एवोकाडो ऑयल, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी है, और हमें एटलीस्ट 2 सर्विंग पोर्शंस ऑफ फैट हमारी डाइट में होना ही चाहिए। चलिए, ये तो वो न्यूट्रिशन ज़रूरी हैं जो आपके डाइट में होने चाहिए। क्या डॉक्टर देबामाल्या सान्याल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं? चलिए, फिलहाल हमारे साथ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं है, क्योंकि उनसे समझना चाहिए कि किस तरह से आपके हार्मोन्स बैलेंस या इम्बैलेंस होते हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर आप अपने न्यूट्रिशन में कुछ कम कर दें या कुछ बढ़ा दें। श्वेता, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली डायबिटिक पेशेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ एक क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ भी है, और इसमें भी टाइप ए, टाइप बी और टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जहाँ पर अलग अलग मिथक है जो लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ में जो एक स्ट्रिक्ट रजीम आपको ऑफ़र किया जाता है या आपको बोला जाता है, उसमें से आप ग्लूटेन फ्री खाना खाइए, आप गेहूँ बिल्कुल बंद कर दीजिए, और इसके अलावा आपको रॉ चीज़ें ज़्यादा खाने के लिए कहा जाता है। सबके लिए एक जैसी डाइट तो हो नहीं सकती है, लेकिन नॉर्मली जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को रेकमेंड किया जाता है, वो किस तरह का न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट होता है? पेशेंट्स इतने आ जाते हैं कि उनको ऐसे ही एक डायलॉग होता है ना कि क्या करूं, मैं मर जाऊं क्या, मुझे भी फीलिंग्स है क्या, सो इट इज लाइक, ऐसे नहीं कि आपको डायबिटीज है तो आपकी लाइफ पूरी एंड हो जाती है उधर। There are so many, you have to become really smart in choosing the foods. There are so many things that you can really enjoy. Like हमारा जब भी हम डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, तो मेरी तो एक फर्स्ट ही रहती है कि हम बेल पत्ता, बेसिल एंड कड़ी पत्ता, इस तीनों का हम जूस देते हैं, ताकि वो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस को बराबर से अच्छा सा एब्जॉर्ब होना वाजिब रखता है। एंड देन सेकेंडली इट इज लाइक वी ट्राई टू डू अ ग्लूटेन फ्री डाइट। मोस्टली इट इज अ मिलेट diet wherein we use the Sri Dhanya millets like the Kodo millet,
the foxtail millets and the brown chalk millets. These are very good for diabetes. Trust me, this will really help you in taking care of your sugar content. Thirdly, it is like you need to have fruits at least 1 or 2. यहाँ बहुत एक अच्छी सी ये बहुत बड़ा myth है कि fruits नहीं खाना चाहिए. But you need to be very smart in choosing the fruits. Fruits जो sugarly based रहते हैं, like your banana है या चीकू है, सीताफल है, उसको avoid कीजिए. Maybe once or twice in a month you can definitely enjoy, but avoid कीजिए. But basically the fruits which are very smart, like your berries है, jackfruit है, raw banana, flour जो आता है, that is also very good for diabetes. So I feel this is the way how we should take care of your diabetes. In fact, everybody are enjoying their meals when they are on the diet because there are amazing recipes available for diabetic patients. ऑलराइट, लेकिन डाइट पर जाना डॉक्टर श्रुति नॉट नेसेसिटी कि आप अपने आप को कट डाउन कर दे बहुत सारी चीज़ों से, या एटलीस्ट वो चीज़ें जो आप इंजॉय करते आए थे. हाँ, मॉडरेशन इज़ द की फॉर एवरीथिंग ऐसे कहा जाता है. आपने शुरुआत में एक बात कही कि हार्मोन्स का भी बहुत कनेक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फैट. अगर आपकी बॉडी में मैं इसका पूरा कंपाइलेशन समझना चाहूँ तो हार्मोन्स का आपके फैट्स के साथ क्या कनेक्शन है, और किस तरह से आपके डाइट सही नहीं होने से या सही होने से हार्मोनल बैलेंस बनता है, बिगड़ता है, इसके बारे में हमको समझाएं. So as I have mentioned the few functions of fat in starting. So एक fat का ये भी एक important function है. Basically hormones are what that are fat related substances. So fat helps in the synthesis of hormones. So when we are talking about any medical disease, it can be diabetes, hypertension, or any disease. So we see that if, like for example, one is consuming calories. Like we all have our calorie requirement according to our physical activity, according to our daily activity, but we are consuming more than that, so that again it will give you more medical related disease. And the second, again, when we are talking about hormones also, then if we are consuming more calories, you are not doing any type of physical activity, you are stressed, so these all can be the possible causes, this main imbalance in your hormones level in your body. Especially in females, I can say that there is certain ages in our women's life that the hormones levels are at very overlean. The drive of hormones are very overlean. So we have to make sure at that particular time that we should focus on physical activity. Our diet contain good fat that will again help us in the synthesis of hormones, and the calorie also should be in a balanced way. तो डॉक्टर श्वेता, मुझे अभी ये समझाएं कि सब कुछ क्या आपके कैलोरी इनटेक पर ही डिपेंड करता है? जिस भी तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं, क्या अगर मैं उसमें आपकी डाइट का कंट्रीब्यूशन समझना चाहूँ तो वो कितना होता होगा? क्या आपका जो खान पान है वो एक लौता रीज़न है तमाम लाइफस्टाइल डिजीज़ के पीछे? इसको कैसे हमें देखना चाहिए? Frankly speaking, अगर न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे ना, तो it is not the quantity of the calories, it is the quality of the calories that we take care of. अगर आप मुझे पर्सनली पूछो तो मैं कोई भी डाइट कैलोरी गिन के कभी नहीं करती हूँ. The one reason being that अगर मैंने 20 साल पहले वो कैलोरी स्टडी किया है, do you think वो 20 साल पहले जो एप्पल का कैलोरी था वो आज भी सेम रहेगा? No, it is not going to be the same. सेकेंड रीजन बीइंग कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 1500 कैलोरी, 1100 कैलोरी, बट इन आयुर्वेदा इट इज ऑलवेज टोल्ड दैट योर गट नीड्स टू बी रियली क्लीन टू एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स. तो क्या हमें पता है कि जो हम 1500 कैलोरी भी लेते हैं वो बराबर से एब्जॉर्ब होता है कि भी नहीं होता है? सो द फर्स्ट पॉइंट, द थंब रूल I always keep your gut clean. अगर gut is clean, it is fortified with microflora, तो आप कुछ भी खाओगे, even the superfoods or non-superfoods is definitely going to be absorbed properly in your diet, and that is the reason you will see the result. It's not the amount of calories. मैं इतने लोगों के muscle development करते हैं, हम लोग fat loss करते हैं, but never I have counted calories in my diet, and it's working wonders. पहली बार सुना कि कैलोरी काउंट की ज़रूरत भी नहीं है, और इनफैक्ट ये एक नया तरीका हो सकता है. लेकिन डॉक्टर श्रुति, फैट्स में भी बैड फैट में ज़रा हमको बताएं कि सैचुरेटेड और ट्रांस फैट क्या होते हैं, और इन पर अधिकतर टाइम हमें स्ट्रेस दिया जाता है. इनफैक्ट अगर आप बाज़ार में कोई तेल भी खरीदने जा रहे हैं,
खाने का तेल, तो उसमें भी आप ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स को देखते हैं। कई बार हम एड्स भी देखते हैं जहाँ पर इस पर बहुत फोकस किया जाता है। इसका मतलब क्या है और सही तरीके का फैट आपकी बॉडी के लिए कौन सा होता है? Yeah. So, very good point, Shraddha. So, when we are talking about trans fat, usually as a layman, we all heard कि हमें बाहर, if you have high cholesterol level, so we should avoid consuming the all the fried food जो कि हमें बाहर मिलते हैं, all the packed items, like especially packed food and the all samosa, kachori, it can be any fried item. So, why we are saying that it has more trans fat? Because they are reusing the same oil maybe 2 times 3 times, and they are not taking care of that, how to preserve that oil. So in that, what happened, that density develop in oil. And the second thing, at the home, where many a times I have seen patients in my practice, that where patients are coming with high lipid profile, high cholesterol, triglycerides level, but they first, their first question they ask to me, that where we are not consuming any outside food, so why we are having this high lipid profile. So the first, again, we have to make sure that whatever oil we are using at home, we use according to, like suppose we are using, or we are doing deep frying, so we should use oil according, every oil has their own cooking oil, smoking. चलिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद कोई नेटवर्क कनेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। श्वेता, आप हेलो। मेरे साथ है? हाँ, यस, आई एम देयर। हाँ, आप डॉक्टर श्रुति की बात को अगर आगे समझा सके। बेसिकली बट आई वाज नॉट एबल टू हियर तो बेसिकली मैं जानना चाहती थी ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट में अंतर क्या है और किस तरह से वो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करता है? See, trans fat and saturated fats are something which is going to increase your LDL, that is your bad cholesterol. And जो हम म्यूफा एंड प्यूफा बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो आपके HDL, which is a good cholesterol को high levels करते हैं, which you really require. एंड बेसिकली ट्रांस फैट, जिस हिसाब से आई थिंक मैं थोड़ा थोड़ा सुन पा रही थी डॉक्टर श्रुति को, कि जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि वो 2-3 बार हम उसको फ्राई करते हैं तो उसकी रैंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दैट दिस इज द रीजन व्हाई इट अफेक्ट्स योर बॉडी, एंड सो द कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज में जम जाते हैं। So basically, whenever you're reading some labels, you have to see कि वो SAFA, that is the saturated fatty acid, MUFA या PUFA. So कौन सा ज्यादा है? And always you have to select the oil जो MUFA और PUFA में ज्यादा हो और SAFA में ना हो. The dietary recommendation for SAFA is just like 1 teaspoon. That is 5 grams of the SAFA is advisable, which you can definitely buy. तो ऐसे में श्वेता, सवाल ये उठता है कि अगर आपको अपना बॉडी में फैट कंपोनेंट समझना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल समझना है, तो इसके लिए कौन कौन से स्पेसिफिक टेस्ट होने चाहिए जो हमें करवा लेने चाहिए, और उसके बाद आपको फिगर आउट करना होगा कि कहाँ पे कट डाउन करना है या किस तरह से उसे ठीक करना है? स्पेसिफिक टेस्ट कौन से होंगे? So basically it is the lipid profile that we need to do. So हमें उसमें the total cholesterol आता है, then HDL कोलेस्ट्रॉल आता है, VLDL and LDL. बट ना कभी कभी क्लाइंट्स को समझ में नहीं आता है कि HDL क्या, VLDL क्या है. So HDL is really a good cholesterol. So वो बराबर से रेंज में रहता है, तो you don't have to worry about your VLDL and LDL because it takes care of the bad cholesterol also. बट हमें जो रेशियो भी होता है उसके अंदर, जो लिपिड प्रोफाइल में, like your cholesterol is to your HDL कोलेस्ट्रॉल, तो वो रेशियो भी अगर अच्छी तरह से हम पहचान पाए, that is within the range of 2 and 3, then it is amazing, because even the HDL cholesterol is going to help you to lower down your bad cholesterol. So the in short, the test required is the whole complete lipid profile. डॉक्टर श्रुति क्या मेरे साथ जुड़ गई हैं? यस श्रद्धा, यस। डॉक्टर श्रुति, ये समझना था मुझे आपसे कि अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि इसको कम कैसे किया जा सकता है, फैट को या फैट परसेंटेज को आपकी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल स्पेसिफिकली। एक रिजीम तो आपको फॉलो करना है, ठीक है, आपको खान पान पे तो कंट्रोल करना है, उसके अलावा आपने कहा फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी, कितना अग्रेसिवली आपको इन एक्टिविटी से पार्टिसिपेट करना चाहिए? योगा हो गया, आपका वर्कआउट हो गया, रनिंग हो गया, किस तरह के एक्टिविटी पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? या
So one thing I want to add, Shweta has mentioned that one should go for lipid profile test, so one will know. And the second is it very important to know our inside body composition also, because each individual are having a different amount of fat percentage, water, muscle percentage in our body. So when we are talking about, it's not only about weight loss, because these days due to sedentary lifestyle, the medical the all the diabetes, hypertension, so many problems are increasing, because the main reason, it's not about only that we are consuming more calories according to our requirement, but again we have more percentage of body fat inside the body, more percentage of visceral fat also, that can be the possible causes also of having higher cholesterol, triglycerides level in body. Now when we talk about physical activity, so we thought that roaming around from one place to other will help one in burning the calories. No, not at all. The routine work, when we are talking about physical activity, it should be in continuity, maybe 30 to 40 minutes, but it should be in continuity. What yoga will do, yoga will help you in increasing the body flexibility, like your body flexibility will increase. But when we are talking about burning calories, so it is very important you go for brisk walking. Brisk walking, again, according to your own body speed. And one should go for post dinner walk also. That is very important nowadays, because we all are having a sedentary lifestyle. We are so tired since from morning going to home, and after having dinner we just go to sleep. So it is very important one should focus on post dinner walking also. That should be very casual walk one can do after having the dinner. Yes. श्वेता, आप क्या recommend करेंगी? So basically, I would agree to what Dr. Shruti is saying. So basically, even I want to say that consistency is required 40 to 60 minutes, because 20 minutes of body को सिर्फ warm up होता है. उसके बाद the fat starts metabolizing, right? And even जैसे आयुर्वेदा में बोलते हैं शतपावली. So it is like after every meal you have to walk 100 steps. This is where the body is definitely going to break down the fat as a source of energy. Even Pilates, you can go ahead with 10,000 plus steps is very much required if you're really looking forward for some loss in your fat percentage. So ऐसे एकदम हार्डकोर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, which really people feel के बहुत 2 घंटा 3 घंटा मैं जिम में करूंगा और I'll lose my fat percentage. No, it does not work that way. आपकी बॉडी क्या एक्सेप्ट करेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है. And 10,000 plus step is what I've always believe कि ये ज्यादा फैट मेटाबॉलिज्म करता है rather than anything else. चलिए, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हम आप दोनों से फैट के अप्रोप्रिएट लेवल्स जो हैं हर एज के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से समझना चाहें. तो डॉक्टर श्रुति ये बताएं कि नॉर्मली इन विमेन और मैन मिड एज 35-40 किस तरह का एवरेज काउंट होना चाहिए फैट का? Yes. So our daily fat requirement should be 25 to 30% of our total calorie. Again, it depends ki how much we are involving one is involving yourself into kind of physical activity. So it like suppose one is doing so much of physical activity, so their fat requirement will also increase. But in general, 25 to 30% is the ideal range and that should be of total body calories. Right? So somewhere if I'll calculate, so 25 to 30 gram of fat should be the ideal for us. श्वेता? Yes. आप बताएं आपके. I agree to what. जी. No, she's perfectly right. I think the 25 to 30 grams, because 1 gram is almost like 9 calories. So and it all depends upon the gender and from the activity level. What the amount of fat that is required in your diet. ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर हमने न सिर्फ आपको ये बताया कि गुड फैट और बैड फैट में अंतर क्या है, बल्कि आपको ये भी बताया कि किस तरह से आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करने की ज़रूरत है और कैसे अपने केवल खान पान में ही बदलाव करने से आपकी जो बैड
फैट काउंट है या जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। और अब चलते चलते यहाँ पर 18 Now स्वदेश टिप्स भी बता देते हैं। और फैट को कम करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनाना चाहिए और इसके लिए सुबह का नाश्ता आपको ज़रूर करना चाहिए। दिन भर में पर्याप्त आपको पानी पीना चाहिए और जितना हो सके कॉफ़ी और चीनी के सेवन से बचना चाहिए। तो इन टिप्स के साथ मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।